गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक है वो है अपना नेनसेट समीकरण और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। टेक्निकल टॉपिक है, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, कुछ आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। और टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है नेनसेट समीकरण। देखो, इस टॉपिक को देखने से पहले 11th का एक छोटा सा पार्ट था और वो था अपने पास में साम्य स्थिरांक। जो इक्विलिब्रियम लेसन था उसमें अपन ने क्या देखा था, साम्य स्थिरांक। और साम्य स्थिरांक कोई भी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसकी साम्य अवस्था में ज्ञात किया जाता है। तो अपन क्या सोचते हैं कि माना कोई सेल है, इसमें ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ए मोल है ए के, बी मोल है बी के, सी मोल है सी के और डी मोल है डी के। तो ये तो होंगे रिएक्टेंट और ये होंगे अपने पास में प्रोडक्ट। तो साम्य स्थिरांक 11th में देख चुके हैं। और साम्य स्थिरांक क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या लिखना है आपको, के या के सी दोनों के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट सी डी और कंसंट्रेशन, बड़े कोष्टक का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है जो इनके मोल हैं ये स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, इनको सांद्रता पदों की घातांक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो सी की पावर क्या लिख दोगे, सी, डी की पावर क्या लिखेंगे, डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो ये है अपने पास में साम्य अवस्था स्थिरांक। तो सपोज दैट कि कोई विद्युत रासायनिक सेल है, उसमें ये वाली अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो इस अभिक्रिया के लिए जो K होगा साम्य स्थिरांक, उसका मान ये निकल कर आएगा। अब नेनसेट समीकरण के लिए जो मेन इक्वेशन थी वो क्या थी, गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी। इसमें और साम्य स्थिरांक में एक संबंध था और वो क्या था, डेल जी जीरो प्लस आर टी एल एन के। ये संबंध आपको ध्यान रखना है। यदि ये संबंध ध्यान है तो इसको सोल्व करने से अपने पास में नेनसेट समीकरण निकल कर आ जाती है। डेल जी आप लोगों को बता रखा है क्या होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। गिब्स फ्री एनर्जी होती है ये, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। और डेल जी जीरो क्या होगा, मानक परिस्थितियों में होता है क्या है, ये भी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। पर मानक परिस्थिति थी 298 केल्विन तापमान और 1 वायुमंडलीय दाब पर। आर जो है आप लोगों को पहले भी बता रखा है क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और के आपको दिखाया था, अभी बताया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब साम्यावस्था स्थिरांक। तो ये तो अपने पास में मान निकल कर आ गए। अब ये जो संबंध है उसमें अपने को डेल जी का मान पुटअप करना है। और डेल जी का मान अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, क्या था, डेल जी और दूसरा संबंध था किसके मध्य, सेल के विद्युत वाहक बल के मध्य। और फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, डेल जी बराबर था माइनस एन एफ ई। ये फॉर्मूला अपन पहले देख चुके हैं। अब मानक परिस्थितियों की बात करें 298 केल्विन तापमान पर, तो इस स्थिति में क्या होगा, डेल जी की जगह क्या लिखा जाएगा, डेल जी जीरो मतलब मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। और जो फॉर्मूला होगा उसमें ई की जगह क्या आ जाएगा, ई जीरो। तो ये फॉर्मूले अपने को यहाँ पर इसमें पुटअप करना है। तो देखो, सबसे पहले डेल जी की जगह क्या लिखना है, माइनस एन एफ ई। आगे देखो, डेल जी जीरो की जगह क्या लिखना है, माइनस एन एफ ई जीरो। आगे क्या है, प्लस आर टी एल एन के। तो ये अपने पास में फॉर्मूला निकल कर आता है। अब इसको आगे हल करना है तो माइनस एन एफ का इसमें भाग दे दो। तो क्या है, माइनस एन एफ ई जीरो आर टी एल एन के। तो किसका भाग दे रहे हैं, माइनस एन एफ का भाग देने पर। तो दोनों तरफ दे दो सभी पदों में एन एफ, यहाँ पे भी क्या लिखना है एन एफ और नीचे भी क्या लिखना है एन एफ। तो देखो, एन एफ से एन एफ, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर क्या बचेगा ई। यहाँ पर कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, ई जीरो। प्लस माइनस है तो क्या लिखा जाएगा, माइनस। और क्या आ जाएगा, आर टी बटे एन एफ और एल एन के।
ये अपने पास में एक तरह से नेनसेट समीकरण होती है। और यहाँ पर क्या है, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, ई किसके लिए याद कर रहे हैं, सेल के लिए, क्योंकि अपन ने पहले देखा है कि सेल में होने वाली जो कोई भी अभिक्रिया है वो ये है। तो किसके लिए लिखा जाएगा, किसी सेल के लिए। तो सेल के लिए जो ईएमएफ होता है सेल का विद्युत वाहक बल, इसको ई से भी दिखा सकते हैं, या क्या लिखा जा सकता है, ई सेल। तो क्या लिखा जा सकता है, ई सेल बराबर ई जीरो सेल, ये हो जाएगा सेल का मानक विद्युत वाहक बल माइनस आर टी एन एफ और एल एन के। अब देखो यहाँ पर अपने को मान रखने हैं, आर क्या था, गैस कांस्टेंट, मान कितना होता है 8.314, ये इसका मान होता है। जो मात्रक है वो क्या होता है अपने पास में, जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, इसका मात्रक होता है। पर आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका मान कितना है 8.314। मानक परिस्थितियां ले रहे हैं तो टेम्परेचर कितना रखना है 298। इसके अतिरिक्त एफ क्या था, फेराडे नियतांक बता रखा है 96,500 कूलम। तो इन मानों को अपने को इस समीकरण में पुटअप करना है। दूसरा, यदि ई बेस है लोग में और उसको इसमें एल एन को किस में कन्वर्ट करना है, लोग को, तो किसका गुणा होता है, लोग में कन्वर्ट करेंगे 2.303, इसका गुणा होता है। तो ये सारे मान इस इक्वेशन में रखने हैं। तो क्या आएगा, ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस, मान पुटअप करते जाओ, 8.314, 298, 2.303 डिवाइडेड बाई एन 96,500, और आगे एल एन की जगह क्या लिखना है, लोग, क्योंकि अपन ने 2.303 यहाँ पर लिख दिया है। तो क्या आएगा, लोग के। ये जो वैल्यू होती है इनको यदि हल करते हैं तो क्या निकल कर आता है, एन यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा जाएगा, तो ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन और लोग के, ये मान अपने पास में निकल कर आएगा। तो ये होती है मेनली नेनसेट समीकरण। अब अपन ने क्या देख रखा है, के का मान, और जो के का मान था वो पहले अपन ने क्या मानी है, एक अभिक्रिया मानी है, और उस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर के में क्या आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस अभिक्रिया के लिए, या वह सेल जिसमें ये अभिक्रिया संपन्न होती है, उसके लिए यदि नेनसेट समीकरण लिखना है तो यहाँ पर के की वैल्यू लिख देंगे। तो ई सेल ई जीरो सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन log concentration of C की पावर C, concentration of D की पावर D, concentration of A की पावर A एंड concentration of B की पावर B। तो इस अभिक्रिया के लिए ये नेनसेट समीकरण का मेन फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स अपने पास में नेनसेट समीकरण। तो नेनसेट समीकरण में ध्यान क्या रखना था, कोई सेल है उसमें होने वाली अभिक्रिया ये वाली है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो साम्य अवस्था यदि है तो साम्य स्थिरांक को कैसे प्रदर्शित करेंगे, और ये इसका मान निकल कर आएगा। संबंध क्या ध्यान रखना था आपको, डेल जी बराबर क्या होता है, डेल जी जीरो प्लस आर टी एल एन के। इस संबंध को आगे अपने को सोल्व करना है। डेल जी क्या था, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन था। डेल जी जीरो क्या था, मानक परिस्थितियों में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन था। आर गैस नियतांक होता है, टी तापमान था, और के क्या होता है यहाँ पर साम्य अवस्था स्थिरांक। इससे पहले अपन ने जो संबंध देखा था वो किस किस के मध्य देखा था, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और सेल के विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध। तो ये फॉर्मूला अपने पास में निकल कर आया था। जब डेल जी की जगह डेल जी जीरो लगाते हैं तो परिस्थितियां हो जाएंगी मानक, और मानक परिस्थितियों में जो ई होगा उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, ई जीरो। दोनों मानों को इस इक्वेशन में अपन यहाँ पर पुटअप कर देंगे। इसको सोल्व करने के लिए किसका भाग देंगे, इसमें माइनस एन एफ का। तो तीनों पदों में अपन ने यहाँ पर भाग दे दिया। तो ये टर्म्स अपने पास में निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट हैं, आर है, टी है, एफ है, इनके मान पुटअप कर देंगे, इनकी वैल्यू अपने को रखनी है। साथ ही जो एल एन है उसको किस में कन्वर्ट करना है अपने को, लोग में, और इसको यदि लोग में कन्वर्ट करना है तो इसके वैल्यू में क्या करेंगे, 2.303 जो होता है उससे मल्टीप्लाई इसको किया जाएगा। तो ये सारी वैल्यू उठा के अपन ने यहाँ पर रख दी है। इनको यदि सोल्व करते हैं
तो 0.0591 ये मान अपने पास में निकल कर आ जाता है log k और बटे n। तो इसे नैनसेट समीकरण कहा जाएगा। अब यहाँ पर अपन ने k का मान देखा था, तो k का मान देखा था तो k की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो ये पूरी नैनसेट समीकरण निकल कर आ जाएगी। तो ये तो बात हुई अपने पास में नैनसेट समीकरण की। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बताऊंगा इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये आई है अपने पास में नैनसेट समीकरण। अब कई बार क्या करता है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल जो E होता है, सॉरी E0 और जो K होता है उसके मध्य संबंध पूछ लेता है। कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं, वैसे CBSE या राजस्थान बोर्ड की बात करें तो उसमें एंटीलोग का मान आएगा, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे नहीं जाते हैं या फिर एंटीलोग का मान आपको दिया जाता है। तो संबंध किसके मध्य निकालना है, E0 व K के मध्य संबंध। ये इसका एक अनुप्रयोग हो सकता है, क्रिएटिविटी में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो अपने जो नैनसेट समीकरण देखी थी वो क्या थी, E सेल E0 सेल 0.0591 और डिवाइडेड बाई क्या था n। n पहले बताया जा चुका है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो या तो क्या होते हों, किसी इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित होते हों या किसी इलेक्ट्रोड पे अवशोषित होते हों। और क्या लिखना है आपको, log k। ठीक है। अब यदि बात करते हैं अपन साम्य अवस्था की, तो साम्य अवस्था की स्थिति में क्या होता है, डेल जी जो होता है इसका मान होता है 0। जब डेल जी का मान 0 है तो जो ई सेल होगा उसका मान भी कितना आ जाएगा, 0। तो मान यहाँ पर पुटअप कर दो, तो 0 बराबर क्या होगा, E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n और यहाँ पे लिखा जाएगा log k। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो इस पद को मैं इधर ले रहा हूँ, तो 0.0591 डिवाइडेड बाई n log k बराबर क्या आ जाएगा, E0 सेल। अब log k का मान निकालना है तो ये इसके बटा में जाएगा, क्या बचेगा, log k बराबर E0 सेल। अब देखिए n यहाँ पे नीचे है तो n कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या रहेगा 0.0591। log हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, एंटी log। तो k बराबर क्या होगा, एंटी log और किसका, E0 सेल n डिवाइडेड बाई 0.0591। तो k और E0 सेल के मध्य ये संबंध निकल कर आ जाता है। इसको कई बार क्या करते हैं अपने जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें सीधा फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए इसके एप्लीकेशन की बातें करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। नैनसेट समीकरण आप लोगों को बता दी है, ये संबंध भी बता दिया है। कई बार तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि डैनियल सेल के लिए नैनसेट समीकरण लिखिए। कई बार क्या पूछता है, नैनसेट समीकरण की को व्युत्पन्न कीजिए, पर ये जो व्युत्पत्ति है ये मेनली पूछेगा नहीं, कोई भी सेल देगा और उसके लिए नैनसेट समीकरण अपने को पूछेगा। मान लो अपने पास में क्वेश्चन है, डैनियल सेल के लिए नैनसेट इक्वेशन लिखिए। तो अब देखो आपको नैनसेट समीकरण यहाँ पे लागू करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं डैनियल सेल को। डैनियल सेल का सेल फॉर्मूला क्या था, Zn कन्वर्ट इन Zn टू पॉजिटिव, Cu टू पॉजिटिव कन्वर्ट इन Cu। तो इसमें जो होने वाली रिएक्शन थी वो क्या थी अपने पास में, Zn Cu टू पॉजिटिव, और ये किस में कन्वर्ट होगा, Zn टू पॉजिटिव प्लस Cu। तो ये थी डैनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया। यदि ये अभिक्रिया साम्य अवस्था में है तो इस स्थिति में K का मान निकालना है अपने को। तो K क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, Zn टू पॉजिटिव Cu, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो Zn और Cu टू पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये अपन लिख सकते हैं, ये वैल्यू अपन यहाँ पर लिख देंगे। पर ध्यान रखना है ये जो Cu है ये सॉलिड स्टेट है, और सॉलिड स्टेट में किसी भी पदार्थ की जो सांद्रता होती है उसको इकाई माना जाता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Cu इज इक्वल देन कंसंट्रेशन ऑफ Zn, और इन दोनों का मान क्या होगा, 1। तो ये मान जब पुटअप करेंगे तो K का मान क्या आ जाएगा,
Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव। तो ये K की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी। तो सबसे पहले अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली है यहाँ पर, K की वैल्यू। अब क्वेश्चन है डेनियल सेल के लिए नेनसेट समीकरण लिखिए। तो K की वैल्यू अपने को पता चल गई, तो इक्वेशन में मान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना था कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे Zn+2 में बदला तो कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, 2। Cu2 पॉजिटिव Cu में बदला तो कितने अवशोषित हुए, 2। तो इस अभिक्रिया के लिए ध्यान ये रखना है n का मान कितना होगा डेनियल सेल में, 2। अब नेनसेट समीकरण क्या थी अपने पास में, E सेल E0 सेल 0.0591 डिवाइडेड बाई n, और क्या था, log k। ये नेनसेट समीकरण थी, अपन ने पहले देख रखा है, E सेल E0 सेल। तो ऐसे कैसे मैंने इक्वेशन लिखी है। अब इसमें आपको मान धरने हैं। तो E सेल E0 सेल, चाहे तो आप लिख सकते हो डेनियल सेल के लिए E0 क्या बता रखा है, 1.10 वोल्ट। नहीं भी लिखो तो E0 सेल लिख सकते हैं, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और log k का मान पुटअप करो। क्या k की वैल्यू क्या निकल कर आई है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव और डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर इसको डिवाइडेड कर लेंगे तो E सेल बराबर आ जाएगा E0 सेल माइनस 0.02955 के समथिंग ये मान निकल कर आते हैं जब इसको 2 से डिवाइडेड करते हैं, और log कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। तो ये होती है डेनियल सेल के लिए नेनसेट इक्वेशन। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, डेनियल सेल के लिए नेनसेट समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले सेल अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। सेल अभिक्रिया यदि आपको पता है तो उस स्थिति में आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, K। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो सबसे बड़ी बात क्या है कि सॉलिड स्टेट में कोई भी जो पदार्थ होता है, जैसे Cu यहाँ पे इलेक्ट्रोड था, धातु थी, तो उस स्थिति में शुद्ध अवस्था में था ये, और शुद्ध अवस्था में हमेशा जो होगी कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, 1। इसी प्रकार से Zn की भी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1। अपन ने इन दोनों का मान रख दिया तो Zn2 पॉजिटिव ऊपर आ गया और Cu2 पॉजिटिव कहाँ आ गया, नीचे। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन Zn2 पॉजिटिव में बदल रहे हैं तो कितने होंगे, 2। तो इस स्थिति में जो n है उसका मान अपन ने कितना रख दिया, 2, और सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो अपने पास में नेनसेट समीकरण आ गई, किसके लिए, डेनियल सेल के लिए। कई बार क्या करता है, क्वेश्चन देता है तो सेल का जो सेल फॉर्मूला है वो लिखा हुआ मिलता है, और क्वेश्चन क्या दिया जाता है, उपरोक्त सेल के लिए नेनसेट समीकरण लिखिए। जैसे क्वेश्चन है अपने पास में NiHg देख लो, Ni2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव और Hg, यूं आपको क्या दे देगा, सेल फॉर्मूला, और लिखेगा उपरोक्त सेल के लिए नेनसेट समीकरण लिखिए। तो आपको ये पता होना चाहिए ये एनोड था और ये कैथोड। तो Ni किस में बदल रहा है, Na+2 में। तो Ni Hg+2 किस में बदल रहा है, Hg में। तो Hg+2, और ये किस में बदला था, Ni2 पॉजिटिव में, और Hg2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा था, Hg में। तो ये रिएक्शन हो गई अपने पास में। अब इसमें जो n होगा इसका मान कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि Ni2 पॉजिटिव में जा रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को Hg2 पॉजिटिव ले रहा है, और किस में अपचयित हो रहा है, Hg में। तो ये n की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब वही सीधा है, आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, आपको ये वाले मान यहाँ पर लिखने हैं। तो क्या निकल कर आ जाएगा, E सेल E0 सेल माइनस, अब वैल्यू 2 है सेम इसकी तरह, तो 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू अपने को पता है कितनी निकल कर आ रही थी, 0.0295। 5 आगे और लिख सकते हैं। आगे क्या आएगा, log, और log इधर देखिए, ये क्या है, सॉलिड, और ये भी क्या है, सॉलिड। तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे, इनकी कंसंट्रेशन इकाई होगी। तो log k का मान क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। तो क्या लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 पॉजिटिव और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Hg2 पॉजिटिव।
तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे इस प्रकार से आपको उसको सोल्व करना है। एन की वैल्यू आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये तो बात हुई सिंपल क्वेश्चन की कि आपको सेल फॉर्मूला लिख दिया और क्वेश्चन में डाल दिया कि उपरोक्त सेल के लिए नैनसेट समीकरण लिखिए, या सीधा क्वेश्चन दे दिया डेनियल सेल के लिए नैनसेट समीकरण लिखिए। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। कई बार ये जो फॉर्मूला होता है इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये बता दिए हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे डालते हैं। और क्वेश्चन ये था जो CU है उसके लिए E0 सेल 0.34 वोल्ट है। क्या दिया था आपने को? E0 सेल, और ये 1 मोलर सांद्रता वाले Cu+2 आयनों में डूबा हुआ है। तो Cu का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। E यहाँ पे अपने को ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। जो Cu है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है। यह 1 मोलर सांद्रता वाले Cu+2 आयनों में डूबा हुआ है। तो उपरोक्त सेल के लिए सेल विभव ज्ञात उपरोक्त इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव या Cu का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है? Cu+2 आयन है, उसकी मोलरिटी दे रखी है। अब अपने को लिखना क्या है यहाँ पर? Cu जो है ये होता है हमेशा अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है। एक बार स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा है कि सर जैसे Zn है ये बदल रहा है Zn+2 में, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन E में कई बार लिखता हूँ तो Zn+2 और यहाँ पे लिख देता हूँ Zn। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो मान है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जो E की वैल्यू होती है वो अपचयन विभव के मान लिखे जाते हैं, कभी भी ऑक्सीकरण विभव के मान नहीं लिखे जाते हैं। दोनों के मान समान होते हैं। लेकिन यदि किसी का मान ऑक्सीकरण विभव का मान पॉजिटिव है तो उसका जो अपचयन विभव होगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। चिन्ह उनके रिवर्स होते हैं। तो E वैल्यू यदि Zn इलेक्ट्रोड के लिए आएगी, अभी मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा था? Zn कन्वर्ट इन Zn टू पॉजिटिव, पर वैल्यू में क्या लिखा जाएगा? E Zn टू पॉजिटिव कन्वर्ट इन Zn। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा उस स्थिति में, और इलेक्ट्रॉन लेने वाली जो क्रिया है उसके अपचयन विभव के मान वैद्युत रासायनिक श्रेणी से लिखे जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है, मतलब बार बार आप लोगों को बता रखा है, फिर भी आप कंफ्यूज में आते हो इसमें। तो देखिए सबसे पहले क्या था? Cu2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड है वो विलियन है, तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लें और किस में कन्वर्ट हो जाए? Cu में। ये अभिक्रिया सेल में संपन्न होगी। ये यदि रिवर्सेबल रिएक्शन है तो इस स्थिति में K की वैल्यू क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ Cu डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अब ये सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1, तो K बराबर क्या आ जाएगा? 1/Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो ये तो K की वैल्यू आ गई। अब नैनसेट समीकरण इसमें अप्लाई करनी है, अपने को इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो E सेल लिख दो। अब सेल नहीं है, इलेक्ट्रोड विभव है, तो केवल E से दिखाएंगे इसको। E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई N, और क्या लिखना है? log K। तो अब जो वैल्यू है इसमें लिखनी है अपने को। तो E ज्ञात करना था। E0 कितना दे रखा है? 0.34 दे रखा है, माइनस 0.0591। N की वैल्यू देखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं? 2, तो डिवाइडेड बाई 2, और log K का मान है ये अपने पास में ये है, तो log K की वैल्यू क्या रखेंगे? 1/Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब इसको हल कर लो। ये बराबर क्या आ रहा है? 0.34 माइनस ये बता रखा है 0.02955, जब 2 से डिवाइडेड करेंगे, और Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी है? 1 मोलर, मतलब 1 मोलरता का क्या है अपने पास में? विलियन। तो अब इसमें ध्यान रखना, यदि इसमें कंसंट्रेशन मैं 1 लिख दूंगा तो log 1, और log 1 का मान कितना आता है? 0। ठीक है, तो उस स्थिति में माइनस क्या हो जाएगा? 0, और यही फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर, मतलब यही मान इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि मैं कंसंट्रेशन को लिख देता हूँ 0.1 मोलर, इस सांद्रता का क्या था? Cu+2 आयन, तो उस स्थिति में आंसर कैसे देंगे? जैसे इस क्वेश्चन में यदि 1 मोलर लिखा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि मान कितना आएगा log 1 और log 1 होगा उसका मान क्या होगा 0। तो इकाई सांद्रता होंगी तो मानक परिस्थितियां हो जाएंगी और मानक परिस्थितियों में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसका मान जो मानक स्थिति में होता है उसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में 0.1 यदि लिख दें तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या आएगा 0.1। इसका मतलब 1/10, तो 10 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या लिखा जा सकता है E बराबर 0.34 माइनस 0.02955 और log, अब देखो 1/10 तो क्या आ जाएगा 10 और इसका मान कितना होता है log 10 का मान 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो क्या लिखोगे आगे E बराबर E0 लिखा हुआ था अपने पास में कितना था 0.34 माइनस 0.02955 और इनटू क्या हो जाएगा 1। तो इसको यदि हल करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी 0.31 वोल्ट। तो देखिए दोनों तरह से एक कंडीशन अप्लाई करके भी मैंने इसका आंसर दे दिया है। कंडीशन क्या निकाली थी, यदि मोलरिटी 1 है तो मानक परिस्थितियां होंगी, उस स्थिति में जो E होगा इलेक्ट्रोड हो वो E0 के बराबर हो जाएगा। कैसे बताया आप लोगों को, यदि यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो log 1 आ गया, log 1 का मान कितना होगा 0। जब इसका मान 0 होगा तो ये वाली पूरी टर्म्स 0 हो गई, तो E किसके बराबर हो जाएगा E0 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर हल किए जा सकते हैं। यदि मोलरिटी कितनी है 0.1 है, आपको नोट्सों में है जो क्वेश्चन ये वाला लिखवा रखा है 0.1 मोलरता के Cu+2 आयनों के विलयन में डूबा है, तो उस स्थिति में Cu का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। दोनों इसलिए बताए हैं क्योंकि कंडीशन आपको यहाँ पर पता चल गई, यदि कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की और ये कितनी हो 1, तो log 1 बराबर कितना होता है 0। इस स्थिति में किसी भी सेल के लिए E सेल होगा वो किसके बराबर होगा E0 सेल के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन था अपने पास में pH 10 वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि HCl विलयन में डूबा है, किसमें डूबा है HCl विलयन में, का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो pH 10 वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड HCl विलयन में डूबा हुआ है, तो यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो कहाँ से निकल कर आएंगी pH 10 से, ठीक है। तो लिखना क्या है, दिमाग में ये चीज सेट कर लो, अपचयन विभव। तो अपचयन विभव के लिए क्या लिखोगे, H पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन ले और किस में कन्वर्ट हो जाए H में। वैसे तो हाफ H2 लिखा जाएगा इसको, लेकिन आप यूँ समझ लो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है H में। तो इस स्थिति में K का जो मान होगा वो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। इक्वेशन को यूं भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे 2H पॉजिटिव है और क्या निकल जाए H2, पर उसमें आप लोग कंफ्यूजन में आओगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो मैंने सीधी इसकी वैल्यू लिख दी है कंसंट्रेशन ऑफ H डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब इसका मान कितना होगा 1, क्योंकि ये शुद्ध है यहाँ पर, तो K बराबर वही निकल कर आएगा 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब यहाँ पे अपने को कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कौन से पद से ज्ञात करनी है, ये इसमें दिमाग की बात है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि pH क्या होती है, माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक log उसकी क्या कहलाती है, pH कहलाती है। तो क्या लिखा जा सकता है, माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल देन कितनी दे रखी है 10, तो माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी है 10 है। तो log को हटाएंगे यहाँ से, तो माइनस है, तो पहले तो क्या करो इस माइनस को हटाओ, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा करो, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बराबर कितनी आ जाएगी माइनस की 10। log को हटाएंगे तो इधर लिखा जाएगा एंटी log, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और क्या लिखोगे एंटी log माइनस 10, और इसका यदि एंटी log लोगे
तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या आ जाएगी 10 टू पावर माइनस 10। अब आपको नेंसेट जो इक्वेशन है वो इसमें अप्लाई करनी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी आ गई 10 टू पावर माइनस 10। अब नेंसेट इक्वेशन लिखो। एकल इलेक्ट्रोड है तो सेल और ई सेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। E0 0.0591 N और log K। तो E और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 को कितना माना जाता है 0 माना जाता है। तो 0 माइनस 0.0591 इलेक्ट्रॉन कितना है 1, क्योंकि H पॉजिटिव था इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब 2 H पॉजिटिव ने 2 लिए तो 1 ने कितना लिया 1। और log K का मान जो था वो क्या था 1 बटे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो log 1 बटे 10 टू पावर माइनस 10 ऊपर ले जाएंगे इसको। तो E बराबर 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 और इधर कितना आ जाएगा बोलो log 10 टू पावर 10। इसका मान कितना हो जाएगा 10 का मान 1 होता है, इसकी 10 घात है तो 10 log 10, 10 log 10 का मतलब कितना होगा 1 इंटू 10। तो क्या आ जाएगा E बराबर 0 माइनस 0.0591 और इंटू 10, ये मान यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो E बराबर कितना होगा 0 माइनस और कितना लिखना है आपको 0.591 आंसर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से क्या ज्ञात किया जा सकता है pH 10 वाला जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो कि HCl विलयन में रखा हुआ है उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका E0 था, ये अपन ने स्वेच्छा से कितना मान रखा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 मान रखा था। तो उस स्थिति में इसमें से इसको क्या करना है अपने को बाकी निकालना है। यदि E0 की वैल्यू दे रखी होती है तो यहाँ पे उसमें से इसको बाकी निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स नेंसेट समीकरण, डैनियल सेल के लिए नेंसेट समीकरण, किसी दूसरे सेल के लिए नेंसेट समीकरण, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा अपने पास में विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल से संबंधित जो भी मैटर था वो यहाँ पर क्लियर है। तो अपने इस लेसन के 3 पार्ट हैं। एक तो है अपने पास में क्या विद्युत रासायनिक सेल और इससे संबंधित टर्म्स, दूसरा क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल और उससे संबंधित टर्म्स, और तीसरा आता है नॉर्मल जो होती है बैटरी या सेल में डिफरेंस, उसी टाइम बताएंगे आपको। तो जो तीसरा पार्ट आएगा वो आएगी अपने पास में बैटरी। तो ये जो 33% जो टॉपिक हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर हैं और इसमें जो नेंसेट समीकरण थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पर होती है। थैंक यू।